Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protax Adda. दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 की। मेक श्योर आपने पिछले 3 वीडियोस देख लिए होंगे, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आए होंगे सो दैट आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे टोटल हेड्स ऑफ इनकम की, यानी सेक्शन नंबर 14 की बात करेंगे। ठीक है, मैं जिस सीक्वेंस से आपको चला रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस से अपने पास पढ़ाई करनी है सो दैट इनकम टैक्स में आप बिल्कुल प्रो लेवल के हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14। देखो आपको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कोई भी चीज होती है तो क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर मुझे ये करना है कि सेक्शन नंबर 4 आपको याद है लास्ट हम 2 क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे थे चार्जिंग सेक्शन, तो आपने उसमें देखा था ईच एंड एवरी पर्सन लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज और हर टोटल इनकम। याद आ रहा है वो वर्ड टोटल इनकम? यस सर हमें याद आ रहा है। तो आज मैं उसी टोटल इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं सेक्शन नंबर 14 के अंदर। हमने ऐसे प्रीवियस ईयर को एक्सप्लेन किया, हमने पर्सन को एक्सप्लेन किया था सेक्शन 231 में, प्रीवियस ईयर को सेक्शन 3 में किया था, असेसमेंट ईयर को सेक्शन 29 में किया था। आज हम जो है टोटल इनकम को डिफाइन करने के लिए आए कि टोटल इनकम क्या होती है और इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। आप ऐसे समझिए कि आज की क्लास के अंदर मैं इनकम टैक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कराने जा रहा हूं। एक वो पूरा फॉर्मेट मैं आपको तैयार करवा दूंगा जिस फॉर्मेट के हिसाब से आप भविष्य में आईटीआर भी फाइल कर पाएंगे और इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन भी आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 14 को, जिसको बोलते हैं टोटल हेड्स ऑफ इनकम। चलिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलते हैं ये बताइए। ये बताता है टोटल हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 इज कॉल्ड टोटल हेड्स ऑफ इनकम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए क्या होता है ना कि एक इंसान जब कमाने के लिए जाता है ना तो उसके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक इंसान सिर्फ एक या पर्टिकुलरली 2 चीज़ों से इनकम कमाए, वो मल्टीपल जगहों से भी पैसा कमा सकता है। यानी एक इंसान के कमाने के जो सोर्स है वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर उन सभी सोर्सेस को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है और उन्हीं 5 कैटेगरी को हम 5 हेड्स ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आती है, अ पर्सन हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, a person have unlimited source of income but they have only 5 heads of income which is called be a total heads of income। सेक्शन नंबर 14 हमारे ये बोलता है, आप ऐसे याद करिए सेक्शन 14 है 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम। 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा क्या होता है सुनिए मेरी बात को। जैसे मैं मुकेश अंबानी का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो मुकेश अंबानी सर अपने पास अलग अलग जगहों से पैसा कमाते हैं। आपको क्या लगता है वो सिर्फ अपने एक बिजनेस से पैसा कमाते हैं? नहीं, उनके पास मल्टीपल बिजनेस है वो जहां से पैसा कमाते हैं। वो मल्टीपल जगहों पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न होता है। उन्होंने करोड़ों रुपए की एफडी वगैरह बनवाई होंगी, करोड़ों रुपए के म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदे होंगे। मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उन्होंने उतनी जगह पर पैसा अपना ब्लॉक किया होगा। यानी वो अगर अपना बिजनेस बंद भी कर देंगे ना तो भी उनको अलग अलग जगहों से क्या होती रहेगी, इनकम होती रहेगी। समझ आ रही बात? तो एक इंसान बहुत सारी जगहों से पैसा तो कमाता है, लेकिन जब हम उसकी पूरी लिस्ट तैयार करते हैं तो अगर वो इंसान अपनी लिस्ट तैयार करेगा तो वो तो एक बहुत लंबी चौड़ी कुंडली की तरह हो जाएगी। तो ऐसे में सरकारों को समझना मुश्किल हो जाएगा कि इंसान का पर्टिकुलर धंधा क्या है। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सरकार ने 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाए और अभी मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा कि वो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है और उन्हें हम कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा जो पहला हेड आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, जिसका सेक्शन होता है 15 to 17, सेक्शन 15 से 17। ठीक है, ये हमारा होता है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। अब सर ये क्या चीज होती है? देखिए एक इंसान जो है वो अपने पास सैलरी की इनकम कमाएगा। अगर वो सैलरी इनकम कमाता है तो उसको इस तरीके से लिखना होगा, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी सेक्शन 15 to 17। सेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इंडिविजुअली चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सेक्शन अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई इंसान सैलरी से इनकम कमा रहा है तो उसको लिखना होगा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर सैलरी मीन्स व्हाट?
सैलरी मीन्स व्हाट? तो देखिए सैलरी का मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। फिर से ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है तो ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी देगा, चाहे वो कैश में दे, चाहे वो काइंड में दे, चाहे वो फैसिलिटी के रूप में दे जिसे हम पर्क्स बोलते हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में दे जिसे हम अलाउंस बोलते हैं, किसी भी फॉर्म में दे, वो हर चीज क्या हो जाती है? सैलरी हो जाती है। इसका मतलब कि इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी में इनकम को लाने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा। तो ये जो आप सैलरी वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, तो मैं इस पॉइंट को लेकर कुछ चीजें आपको बता देता हूं। ये देखिए, मैं एरो करके यहां पर लिख रहा हूं और यहां लिखूंगा देयर मस्ट बी अ एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को चाहे कैश की फॉर्म में कुछ दे, चाहे परक्विजिट की फॉर्म में कुछ दे, चाहे वो अलाउंसेस की फॉर्म में दे, या इसके अलावा वो किसी भी फॉर्म में अपने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देगा, तो वो सारी की सारी उसकी सैलरी की इनकम मान ली जाएगी और इनकम टैक्स में उसको टैक्स भी किया जाएगा और सैलरी हेड के अंदर उसको डाला जाएगा। यानी अगर यानी शिवम अगर कहीं पर जॉब करता है, तो जब मैं कहीं पर जॉब करूंगा तो मैं एज ए एम्प्लॉय काम करूंगा और जो मेरा मालिक है वो मेरा एम्प्लॉयर होगा। अगर मेरे बीच में मालिक और मेरे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा तो ही मैं इस हेड में डालूंगा, अदरवाइज इस हेड में ना डाल के मैं बाकी 4 हेड में कोशिश करूंगा डालने की। तो सर ये बताइए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता क्या है? तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। होता ये है कि एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आप किसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन पे। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में हूँ, ठीक है, मान लो मैं वहाँ पे एज अ फैकल्टी वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ का मालिक मुझे क्या बोलेगा, देखिए शिवम आपको ना सुबह इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की क्लासें लेनी है और इस बीच जो भी आप क्लास लेंगे हम उसके बदले आपको इतना पे आउट देंगे। इसका मतलब कि मुझे मेरा एक इंसान डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे इतने से लेकर इतने तक पढ़ाना है, जिसके लिए हम तुमको इतना पे आउट करेंगे और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हम आपकी सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो उस इंसान में और मेरे इंसान में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पे मैं काम करना शुरू करूंगा। वो जैसा कहेंगे मुझे उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। अगर वो मुझे ये बोलता है शिवम आज हमारे सेंटर पे कोई प्रॉब्लम है, वो सेंटर बंद है तो आज क्लास मत लो, तो ऑब्वियस सी बात मैं क्लास नहीं लूंगा। और कभी उन्होंने बोला शिवम आप थोड़ा बच्चों को एक्स्ट्रा बैठा देना बिकॉज कुछ जरूरत है, तो डेफिनेटली मैं करूंगा बिकॉज वो मेरे एम्प्लॉयर है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आपके कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में, तो ऐसे में उस इंसान से मिलने वाला कोई भी अमाउंट, चाहे फिर वो मुझे कैश में दे, चाहे वो मुझे कहे शिवम आप घर से ऑफिस से अगर इस गाड़ी से आया करो, तो वो जो गाड़ी भी दी है ना वो भी मेरी सैलरी मानी जाएगी। ये जो परक्विजिट होता है ना, परक्विजिट का मतलब ही क्या होता है? फैसिलिटी। अगर उन्होंने मुझे दिवाली पर बोनस दिया, कोई कमीशन दिया, तो वो कमीशन मेरे लिए क्या बन जाएगा? अलाउंसेस बनाए, क्योंकि वो कैश की फॉर्म में होता है। ये सब के सब क्या माने जाते हैं? सैलरी माने जाते हैं। इसका मतलब हमको ये समझ आया कि इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप मस्ट है, वो होना ही चाहिए। और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, वो हर चीज क्या मान ली जाएगी? सैलरी मान ली जाएगी। बोलो बात समझ आई? ये सब बिल्कुल समझ आई, ठीक है। तो पहला हेड क्लियर हो गया। सैलरी हेड में कौन सी इनकम आती है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली इनकम आती है। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो सारी इनकम आ जाएगी सैलरी हेड में, ठीक है। इसके बाद अगला हेड आता है हमारा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 to 27। ये इनकम है हमारी हाउस प्रॉपर्टी की। अब क्वेश्चन ये उठता है सर हाउस प्रॉपर्टी मींस व्हाट? देखिए हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिग पीस ऑफ ओपन लैंड नहीं है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बिल्डिंग होना चाहिए। देखो प्रॉपर्टी होती है खाली लैंड, उसके ऊपर अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो बन जाएगा हाउस प्रॉपर्टी।
अगर मैंने मेरी ज़मीन पर एक मकान बनाया और उस मकान को किराए पर चढ़ाया, दोस्तों किराए पर चढ़ाने को बोलते हैं लेट आउट। क्या बोलते हैं? लेट आउट, गेट आउट नहीं, लेट आउट। ठीक है, अगर मैंने मेरा मकान किराए पर चढ़ाया यानी लेट आउट किया, तो उससे जो मुझे रेंटल इनकम मिलेगी ना, रेंटल इनकम मिलेगी, वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। मैं मेरी हाउस प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम को सैलरी में ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज सैलरी डिफरेंट चीज़ है और हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंटल इनकम एक अलग चीज़ है। इसीलिए तो सरकार ने 5 हेड अलग अलग बनाए, सो दैट वो इनकम, उनकी इनकम को डाइवर्सिफाई कर पाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये वाली जो है ना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये कब अराइज होती है? जब असेसी यानी जिसका हम टैक्स निकालते हैं, असेसी इज द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, असेसी उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए, एंड रिसीविंग सम रेंटल वैल्यू, रेंटल वैल्यू फ्रॉम टेनेंट, किराएदार। अगर आप उस मकान के मालिक हैं, अगर आप उस मकान के मालिक हैं और आपको आपके किराएदार से एक रेंट रिसीव हो रहा है, एक रेंटल वैल्यू रिसीव हो रही है, तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान ली जाएगी। मतलब एक इंसान अलग अलग जगहों से पैसा कमाता है, लेकिन उसको डिवाइड 5 पार्ट में करता है। इसमें पहला पार्ट क्या था? सैलरी। दूसरा पार्ट क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी। सर मान लो अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, हम सिर्फ जॉब करते हैं, सैलरी इनकम है, तो कोई बात नहीं, आप सैलरी के सामने जो इनकम है वो लिख देना, हाउस प्रॉपर्टी के 0 लिख देना। बट अगर आपकी है तो फिर आप यहां पर लिख देंगे। बोलो समझ बात। तो बताइए सैलरी में क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और हाउस प्रॉपर्टी में क्या है कि पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी इनकम उसकी मानी जाती है जिसके नाम प्रॉपर्टी है और उसको अपने किराएदार से कुछ वैल्यू रिसीव हो रही है। अगर वो वैल्यू रिसीव हो रही है तो वो उसकी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, जिसके लिए सेक्शन यूज होता है 22 से 27। बोलो क्लियर हुआ हाउस प्रॉपर्टी इनकम? तो 5 में से 2 हेड कौन कौन से होगी? बोलो जल्दी। एक तो हो गया सैलरी और एक हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 हेड हो गए। तीसरा हेड, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, सेक्शन 28 to 44 DB। ध्यान देना, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, सेक्शन 28 to 44 DB। ये क्या बोलता है कि अगर कोई इंसान अपना काम धंधा कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, या वो एक प्रोफेशनल है जो अपनी सर्विसेज को रेंडर्ड कर रहा है, तो ऐसे में उसने जो इनकम कमाई है वो इसकी PGBP की इनकम मानी जाएगी। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की वो इनकम मानी जाएगी। सर पहले हमको ये क्लियर करो कि बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क इतना है, आप ऐसे समझिए कि अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो यानी गुड्स को खरीद बेच रहे हो, तो उसको बोला जाता है बिजनेस। और अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो तो उसे बोला जाता है प्रोफेशन। अगर आप सर्विस रेंडर्ड कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस रेंडर्ड, तो उससे अगर कोई इनकम हो रही है तो यानी वो प्रोफेशनल इनकम आपकी मानी जाएगी। तो देखिए अगर आप गुड्स में डील करेंगे यानी बिजनेस, सर्विस में डील करेंगे यानी प्रोफेशन। अगर आप ऐसा कोई धंधा करते हैं तो उससे जो आपकी इनकम हो रही है वो आप डालेंगे इनकम अंडर द हेड्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। मैं इसको शॉर्ट में आगे चल के PGBP बोलूंगा। PG प्रॉफिट एंड गेन, BP मतलब बिजनेस प्रोफेशन, तो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में बोलूंगा। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। देखो क्या होता है कि जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ कि मान लो मैं सुबह 12 बजे तक एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ठीक है, किसी और का इंस्टीट्यूट है, बट मैं एज अ फैकल्टी मेंबर मैं वहाँ पर अपनी क्या दे रहा हूँ, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ। लेकिन मैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर दे रहा हूँ। मतलब वो मुझे बोलते हैं सुबह 8 से 12 तुम्हें आना है, इतने से इतने बच्चे पढ़ाने हैं और आपको इतनी छुट्टियां अलॉट होंगी, हम आपको इतना पे आउट देंगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन में बंधा हुआ, तो उस वक्त जो मैं मेरी इनकम कमाऊंगा वो डालूंगा सैलरी हेड के अंदर। बोलो इतना तो समझ आ गया होगा ना? बिल्कुल सर। जब 12 बजे मैं फ्री होता हूँ, मैं 1 बजे घर पहुँचता हूँ, फिर 1 बजे मैं घर पे अपनी कोचिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने घर के नीचे कोचिंग सेंटर खोल रखा है जहाँ पर मैं खुद का मालिक हूँ, मेरे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। तो इट मीन्स कि अब जो मैं मेरी इनकम को कमा रहा हूँ वो कहलाएगी मेरी
इनकम अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि यहां पर मैं प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड कर रहा हूं मार्केट में, और मुझे जो भी इनकम फीस के तौर पे आ रही है वो मेरी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। तो सर अब हमको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, क्लियर ये हो रहा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो वो सैलरी मानी जाएगी, और अगर ऐसा रिलेशनशिप नहीं है और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो आपका इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी जाएगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यानी अगर आप कोई काम धंधा वगैरह कर रहे हैं तो वो आपकी इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। बोलो क्लियर हुई? ये तीनों इनकम क्लियर है। चलो अब चौथे हेड की ओर चलते हैं। फोर्थ हेड है आपका इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स, सेक्शन 45 टू 55A। सर ये क्या होता है कैपिटल गेन्स? देखिए क्या होता है, जैसे अकाउंट्स में हम जिसको नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं ना, सेम चीज को इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? कैपिटल एसेट्स। अगर आपका काम नहीं है बिजनेस करने का, बट फिर भी आपने कोई आइटम बेच कर कुछ कमा लिया तो उसको बोला जाता है कैपिटल गेन्स। मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या होता है, आप अगर मैं स्टॉक की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टॉक की। देखिए मैं यहां समझाने के लिए लिख रहा हूं, स्टॉक हमारे दो टाइप से डिवाइडेड होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलते हैं बताओ? स्टॉक इन ट्रेड। और एक होता है हमारा कैपिटल एसेट्स। एक क्या होता है हमारा? कैपिटल एसेट्स। दोनों में फर्क समझना क्या होता है। देखिए मैं जो सामान खरीद रहा हूं ना, मैं जिस सामान को खरीद रहा हूं, अगर मेरी इंटेंशन, मेरा उद्देश्य उस सामान को फर्दर प्रॉफिट पर बेचना है, उस सामान को फर्दर आगे बेचना है, तो वो सामान मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। एसआईटी क्या? स्टॉक इन ट्रेड। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं फर्नीचर की शॉप खोलकर बैठा हूं, ठीक है, तो फर्नीचर की शॉप खोलने के लिए पहले मुझे खुद को फर्नीचर खरीदना पड़ेगा और फिर फर्नीचर खरीद के मैं उसको आगे फर्दर बेचूंगा। और जब मैं बेचूंगा तो उस वक्त यानी जो मैंने फर्नीचर खरीदा है तो वो क्यों खरीदा? ताकि मैं उसे बेच पाऊं। तो वो फर्नीचर मेरे लिए क्या माना जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड, व्यापार में यूज होने वाला स्टॉक। बोलो समझ आई बात? और अगर आपने इससे कोई इनकम कमाई स्टॉक इन ट्रेड से तो ये आपका धंधा है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाता है, क्योंकि इस चीज का आपका बिजनेस है, धंधा है। तो ये कहां चला गया? आपका पीजीबीपी के अंदर चला गया। बोलो बात समझ आई? यस सर। अच्छा एक होता है आपका कैपिटल एसेट्स। ये क्या होता है? देखिए क्या होता है, अगर मेरी शॉप पे मैं फर्नीचर बेचने का काम करता हूं तो जो फर्नीचर मैंने खरीदा वो स्टॉक इन ट्रेड हुआ, लेकिन मैंने मेरी शॉप पे एसी लगाया ताकि कस्टमर को ठंडी हवा मिले, मैंने मेरी शॉप पे डिजाइनर लुक लगाई, डिजाइनर लुक देने के लिए ताकि अच्छा लगे, मॉडलर सा मैंने फर्नीचर लिया, ये वो फर्नीचर जिसपे मेरे ग्राहक आके बैठ के डील करेंगे, मैं इसको बेचूंगा नहीं, इस पर ग्राहक आके बैठ के डील करेंगे। ये जितने भी आइटम मैंने लिए, क्या इनको खरीदने का मोटिव मेरा उनको फर्दर बेचना है? आप मुझे बताओ, क्या मेरा मोटिव उनको फर्दर बेचना है? आंसर इज नो। आप बेचना नहीं चाहते, बट यस ये बिजनेस में आपके सहायक है, बिजनेस में आपकी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे आइटम को हम कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? कैपिटल एसेट्स। एक बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड भी यूज होता है और कैपिटल एसेट्स भी यूज होता है। फर्क इतना है कि अगर आप उसको खरीद रहे हो ताकि उसे बेच पाओ तो वो स्टॉक इन ट्रेड है, उससे होने वाली इनकम आपकी पीजीबीपी में जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है बट वो आप अपने बिजनेस में यूज करोगे वजह की बेचने के, तो ऐसे में वो चीज बन जाएगी आपके लिए कैपिटल एसेट्स। और भविष्य में अगर आपने वो आइटम कभी बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो उससे कमाई गई इनकम को हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। कैपिटल एसेट्स को बेचने से कमाई गई इनकम को कैपिटल गेन्स बोलते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं, फर्नीचर वाला एग्जांपल। मेरी फर्नीचर की शॉप है मान लो, और मैंने फर्नीचर यानी लकड़ियां खरीदी ताकि मैं उससे अपने कारीगर से लकड़ियों से फर्नीचर बना के मार्केट में बेच पाऊं। तो वो जो फर्नीचर के लिए जो मैंने वुड यानी लकड़ियां खरीदी हैं वो सब की सब मेरे लिए क्या कहलाएंगी? स्टॉक इन ट्रेड। मैंने उससे फिनिश गुड्स बनाया और उसको मार्केट में प्रॉफिट पर बेचा, तो उससे होने वाली इनकम मेरे धंधे की इनकम मानी जाएगी, मतलब पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। इतना समझ आ गया ना? अब सुनो, अब क्या है कि जब मैं कस्टमर से डील करूंगा तो एक ऐसा फर्नीचर होगा जो मैं अपने लिए खरीदूंगा, जिस पर बैठ के मैं डील करूंगा, और कुछ कस्टमर्स मेरे बैठ के डील करेंगे। तो जो वो वाला फर्नीचर है, क्या मैंने उसको इसलिए खरीदा था ताकि मैं उसे बेच पाऊं? बताओ मुझे जरा,
क्या मैंने वो फर्नीचर इसलिए खरीदा ताकि मैं उसे बेच पाऊँ? सर नहीं, वो तो आपने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लिया, ना कि उसे बेचने के लिए। बिल्कुल सही कहा। बट 2-4 साल बाद मुझे लगा कि मुझे इसे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मुझे पुराना फर्नीचर पहले निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने पुराना फर्नीचर किसी को बेचा और उसको मैंने पागल बना दिया और उससे मैंने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। 1000 के फर्नीचर को 1500 में बेच दिया, वो भी सेकंड पुराना फर्नीचर। तो जो मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, वो कहलाएगा मेरा कैपिटल गेन, क्योंकि मेरा काम उस चीज को बेचने का था ही नहीं, वो तो ओकेजनली बेच दिया। अच्छा, आप मुझे बताइए एक और एग्जांपल से, एक प्रॉपर्टी डीलर वाला है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक प्रॉपर्टी डीलर वाला है, उसके पास 50 प्रॉपर्टी है उसके नाम। तो बताओ वो उसके लिए कौन से गुड्स होंगे? वो उसके लिए होंगे स्टॉक इन ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो इन प्रॉपर्टीज को इसलिए खरीद रहा है ताकि उसे वो आगे फर्दर फ्यूचर में प्रॉफिट पर बेच पाए। जब उसे अच्छा ग्राहक मिलेगा वो उसको सोल्ड आउट कर देगा, है ना। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के लिए क्या कहलाएंगे बताओ? स्टॉक इन ट्रेड कहलाएंगे। और उससे होने वाली इनकम क्या मानी जाएगी? पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। बोलो क्लियर है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग अपनी बात करो, क्या आप सभी लोग प्रॉपर्टी डीलर वाले हो? नहीं सर। तो प्रॉपर्टी तो आपने भी खरीदी होंगी, आपके पापा मम्मी ने भी खरीदी होंगी। तो अगर जरूरत पड़ने पर पापा मम्मी अगर उस प्रॉपर्टी को निकाल देते हैं, बेच देते हैं, और बेचने से उन्हें इनकम हो जाती है, तो क्या वो पीजीबीपी इनकम होती है? नहीं सर। उनका काम थोड़ी है बेचने का, वो तो ओकेजनली बेची, कभी कभार बेच दी तो पैसा कमा लिया। यस यही तो समझाना चाह रहा हूं। जो तुमने कभी कभार बेची ना, वही चीज तुम्हारे लिए कहलाती है कैपिटल एसेट्स, और उसको बेचने से होने वाली इनकम को कैपिटल गेन कहते हैं। तो सर सीधा बोलो ना, इतनी देर से आप कर रहे हो, आप ये बोलो कि जो आपकी रेगुलर इनकम है, रेगुलर इनकम वो कहलाएगी पीजीबीपी, और जो आपकी रेगुलर नहीं है, इररेगुलर इनकम है, तो वो कहलाएगी कैपिटल गेन। दोस्तों ये ना बहुत सिंपल तरीका था, मुझे आपको पूरे टेक्निकल तरीके से समझाना था। बोलो समझ आ गई बात? कैपिटल एसेट्स को बेचने से होने वाले गेन को कैपिटल गेन्स कहा जाता है, जो कि बार बार नहीं होता, ओकेजनली बेस पर होता है। और अगर वही चीज बार बार होने लगी तो इसका मतलब कि वो आपका धंधा बन चुका है, यानी पीजीबीपी। ठीक है, तो याद रहे, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जो बिजनेस के आपके कैपिटल एसेट्स हैं, बिजनेस के क्या है आपके कैपिटल एसेट्स हैं, उनको ट्रांसफर कर देने से होने वाले गेन को कैपिटल गेन कहते हैं। मैं आगे चल के जब ये चैप्टर पूरा, ये सारे पता है आपको चैप्टर्स हैं, ये सारे हमारे चैप्टर हैं। ये इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी हमारा चैप्टर है, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी हमारा चैप्टर है, इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी भी हमारा चैप्टर है, और इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन भी हमारा एक चैप्टर है। हम सेपरेटली इन सभी चैप्टर्स को अपने पास पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, अब जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको कैपिटल एसेट्स की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन कराऊंगा, जो कि दे रखी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में। ठीक है, और ट्रांसफर की भी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको 4 हेड समझ आ गए? बताओ वो 4 हेड के नाम बोलो जल्दी से। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स। और सुनो, जो इनकम इन चारों में कवर नहीं हो रही है, जो इनकम इन चारों में कवर नहीं हो रही है, वो एक ही हेड में चली जाती है सीधा, दैट इज कॉल्ड इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस। यानी 5वां हेड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेस, जिसका सेक्शन शुरू होता है 56 से लेकर 59 तक। तो जो भी हमारी इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेस है वो यहां पर आ जाएगी। सर ये अदर सोर्स की क्या होती है बताओ जरा। देखो पहली बात तो इसको हम रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम बोलते हैं, रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम। सर रेजिडुअरी का मतलब क्या होता है? बचा कुचा, बचा कुचा। मतलब जो इन 4 में नहीं आया ना, वो सब कहां जाएगा? अदर सोर्स में आ जाएगा। सर जैसे एग्जांपल, लाइक जैसे मैंने बैंक में एफडी कराई, तो बैंक की एफडी से मुझे क्या मिला? ब्याज। अब ब्याज कोई मेरी सैलरी इनकम तो है नहीं, ब्याज कोई मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी नहीं है, ब्याज का कोई धंधा थोड़ी होता है, और कैपिटल गेन कुछ बेचा थोड़ी है, तो कहां चला जाएगा? अदर सोर्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अदर सोर्स में। मैंने ड्रीम 11 में पैसा लगाया और मैं पैसा जीत गया, तो मेरी इनकम कहां जाएगी? मेरी इनकम अदर सोर्स में आएगी, क्योंकि वो पहले 4 हेड में कवर नहीं होती। क्या ड्रीम 11 से मिलने वाला पैसा सैलरी है? क्या वो कोई रेंटल इनकम है? क्या वो कोई आपका धंधा है? क्या वो आपका कोई कैपिटल एसेट्स है? आंसर इज नो। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन है? अदर सोर्सेस है।
मैंने कोई ज्वेलरी बेची, उससे इनकम हुई, तो वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में जाएगी। मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उससे इनकम हुई, अदर सोर्स में जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना मेरा पेशा है, मैं एक ब्रोकर हूँ, स्टॉक ब्रोकर टाइप, तो वो चला जाएगा कहाँ पर? पीजीबीपी के अंदर। तो जो इन 4 हेड में नहीं आती वो सब कहाँ चली जाती है? आपकी अदर सोर्सेज के हेड में। लाइक पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, कम्यूटेड पेंशन हो गया, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, रिटायरमेंट के बाद आपको वो सब कहाँ चलेंगे? अदर सोर्सेज। वैसे सैलरी में जब काम कर रहे हो तब सैलरी में, रिटायरमेंट के बाद ये अदर सोर्स में चले जाते हैं। तो जिनका कोई नहीं होता उनका कौन होता है? अदर सोर्सेज। बोलो समझ आई बात? अब मुझे एक बात बताओ, आपको समझ आ गया कि एक इंसान अलग अलग जगहों से पैसा कमाता है, यानी पर्सन हैव अ अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन सरकार ने उस पूरी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम को 5 पार्ट में क्लासिफाई करवा दिया। 5 पार्ट कौन कौन से बताइए? इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स, और इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज। इन 5 हेड के अंदर उन्होंने इसको क्या कर दिया? पूरा क्लासिफाई कर दिया। अब आप मुझे कोई भी इनकम बता दो, मैं आपको कहीं ना कहीं बता दूंगा ये 5 हेड में से कौन से हेड में जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर हम एक इनकम ऐसी बता सकते हैं जो इन 5 में नहीं आती, तो आप कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा कि वो इनकम कौन से हेड में आएगी। क्योंकि सरकार पागल नहीं है, सरकार के पास जो लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है अपनी फील्ड के अंदर, उनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है पब्लिक डीलिंग के अंदर। तो उनको पता है कि पब्लिक कितना सोच सकती है, मतलब पब्लिक की जहाँ पर सोच खत्म होती है, समझिए कि लॉ मेकर्स की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना रिफाइन तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो बताइए 5 हेड हो गए। अब एक काम करो, मेरे साथ ना बोलना शुरू करो, मैं एक बार दोबारा से इतना पार्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी के अंदर वो इनकम आती है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के तहत दी जाती है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा वो सब सैलरी हेड के अंदर जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो रेंटल इनकम होती है, जब कोई मकान किराए पर चढ़ाते हैं उससे होने वाली रेंटल इनकम को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। और लेकिन ये है कि वो रेंटल इनकम उसकी मानी जाती है जो कि उस प्रॉपर्टी का क्या होता है? मालिक होता है। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी के नाम प्रॉपर्टी है, रेंट मकान मालिक मुझे किराएदार मुझे देकर जा रहे तो वो मेरी इनकम होगी, नहीं, वो मम्मी की ही मानेगी, क्योंकि असेसी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। याद रखना, असेसी उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए और उसी की इनकम ये मानी जाएगी। तीसरा हमने पढ़ा इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। हमने पढ़ा बिजनेस का मतलब होता है जब आप गुड्स में डील करते हो, प्रोफेशन का मतलब होता है जब आप सर्विस रेंडर्ड कर रहे होते हो। अगर आपका कोई धंधा है गुड्स को बेचने खरीदने का, आपका धंधा है सर्विसेज को रेंडर्ड करने का, तो ये आपकी इनकम जाएगी इनकम अंडर द हेड्स ऑफ पीजीबीपी। फिर 4th हेड हमने पढ़ा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अंदर वो इनकम जाती है जिसमें आपका वो बिजनेस तो नहीं था बट फिर भी आप वो काम करते हो कभी कभी और उससे आपको इनकम हो जाती है, यानी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से होने वाले गेन को कैपिटल गेन कहा जाता है। और जो इन चारों हेड्स में ना हो वो सब कहाँ चली जाती है? आपकी अदर सोर्सेज के हेड में चली जाती है। जो इन चारों में बचा है ना वो सब किस में चली जाती है? अदर सोर्सेज में चली जाती है। इसलिए अदर सोर्सेज को रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम बोला जाता है कि जो भी कुछ बचा कुछ है वो सब इसमें डाल दो। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इन 5 को ऐड कर देते हैं, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, इन 5 को ऐड कर देते हैं और ऐड करके हमें मिलता है टोटल हेड्स ऑफ इनकम। क्या मिलता है बताओ? टोटल हेड्स ऑफ इनकम। यानी ये 5 हेड को अगर हम जोड़ दें तो आ जाता है हमारे पास टोटल हेड्स ऑफ इनकम। तो अब हम करेंगे, मतलब टोटल हेड्स ऑफ इनकम आ गया ना, अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें लेस करेंगे। सर अब थोड़ा सा हमें बताओ, हम थोड़े से अब पजल हो रहे हैं। क्या पजल हो रही है बताओ? सर पजल ये हो रहा है कि चलो ठीक है आपने बोला कि हाँ भाई 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, हमने 5 के 5 लिख लिए, लेकिन सर पजल ये हो रही है हम ये कर क्यों रहे हैं? अभी तक ये नहीं समझ आया, मतलब लगभग 29 मिनट हो गए हमें क्लास लेते हुए, बट अभी तक ये नहीं क्लियर हो रहा है कि हम ये निकाल क्यों रहे हैं। हाँ ये तो समझ में आ रहा है कि है क्या, बट क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ आया। सुनिए मेरी बात, देखिए हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर हमें हमारे इनकम के बारे में पता होगा तभी तो हम उसके ऊपर टैक्स निकाल पाएंगे। अगर हमें इनकम ही नहीं पता होगी तो हम टैक्स कैसे निकालेंगे? तो टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए टैक्स के रेट को लगाएंगे किस पे? इनकम पे। तो वही हम इनकम कंप्यूट करना सीख रहे हैं। और एक इंसान की अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होती है, बट इनकम टैक्स में उसको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया है जिसको 5 हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। बोलो क्लियर हो गया ना?
कोई डाउट तो नहीं? आओ इधर। अब जब हम ये सारी चीजें ऐड कर लेते हैं, तब एक चीज आती है, दैट इज हमें इसमें ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या ऐड करना होता है बताओ? क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 62 65 क्लबिंग ऑफ इनकम को ऐड करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, सर व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? तो चलिए मैं आपको समझाता हूं क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। देखिए, क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, इनकम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम जोड़ना। सर नहीं समझ में आया, मेरी बात को क्लियर कर। देखो, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये एक हस्बैंड है जिसका नाम है एच, और ये उसकी है वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड क्या करता था? हस्बैंड की एक ना रेंटल इनकम थी। इसका एक मकान था। क्या था इसका? एक मकान। उस मकान में 4 फ्लोर थे। कितने बताओ? 4 फ्लोर। और हर फ्लोर से उसको इनकम होती थी 20,000 रुपीज पर मंथ। कितनी होती थी बताओ? चलो 10,000 कर देते हैं। इसको इनकम होती थी हर फ्लोर से 10,000 रुपए, इस वाले फ्लोर से भी 10,000, इस वाले फ्लोर से भी 10,000 और इस वाले फ्लोर से भी 10,000। यानी इसकी मंथली इनकम हो गई 40,000 रुपए महीना। तो साल की कितनी हो गई? सर साल की हो गई 4,80,000 रुपए। कितने रुपए? 4,80,000 रुपए। अब पता है, मैं आपको अगली ही क्लास में इनकम टैक्स रेट करवाऊंगा, बट थोड़ा सा उसका लिंक हो रहा है, तो मैं अभी से आपको क्लियर कर दूं कि जब हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है, कितनी? 2.5 लाख से ज्यादा, तो 5% का हमें इनकम टैक्स देना होता है। कितना? 5%। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसकी इनकम 2.5 से ऊपर कितनी है? सोचकर बताओ, 2.5 से ऊपर कितनी है? सर इसकी इनकम 2.5 से ऊपर तो हमको लग रहा है 2,30,000 है। 2.5 के ऊपर कितनी है? 2,30,000। तो यानी कि सरकार बोलेगी कि भाई देखो ऐसा है कि 4,80,000 में से आप 2.5 लाख माफ कर लो, हम 2.5 लाख पे कोई आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो कितना बच गया? सर बच गया 2,30,000। हम इस पर 5% आपसे टैक्स लेंगे, और 5% जो आपका बनेगा वो है 11,500 रुपए। कितना? 11,500 रुपए। यानी इस हस्बैंड को अपनी रेंटल इनकम पे 11,500 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ता है। सर ये बताइए कौन से हेड में इनकम आती होगी? अरे भाई, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आती होगी ना, 4,80,000 रुपए। यानी वो दिखाता होगा सैलरी इनकम 0 है, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितनी दिखाता होगा? वो 4,80,000, बाकी सब 0 दिखाता होगा। और 2.5 लाख तक माफ होता है, उसके ऊपर पे 5% लगता है। वैसे इसके बाद 20 भी लगता है, 30 भी लगता है, बट हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना ही समझो कि 5 लगता है। तो 5% में हमने रेट लगा के कितना कर दिया? 11,500 रुपए का टैक्स निकाल दिया। अब हस्बैंड सोच रहा है, यार मुझे हर साल 11,500 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा टैक्स 0 हो जाए? हस्बैंड क्या सोच रहा है? ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा टैक्स 0 हो जाए? तो इसने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कहा ओके। इसने अपनी वाइफ से पूछा तेरा बर्थडे कब आ रहा है? वाइफ ने कहा 2 दिन बाद है। तुम्हें इतना भी याद नहीं? बोला मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हें याद है या नहीं, मुझे तो पक्का याद है। ठीक है, तो वाइफ ने कहा 2 दिन बाद बर्थडे है। तो हस्बैंड ने सोचा चलो एक प्लानिंग करते हैं। अब हस्बैंड के दिमाग में चल रही है, वाइफ इसके बगल में लेटी हुई है, इससे हाथों में हाथें डाल के बातें कर रही है। इसका ध्यान टैक्स प्लानिंग पे लगा पड़ा है। ये टैक्स प्लानिंग कर रहा है बेचारा रात को। करना कुछ और, मतलब फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, पर कर क्या रही है? टैक्सी प्लानिंग कर रहा है। देखो इसके कितने बुरे दिन आ गए, ये टैक्सी प्लानिंग कर रहा है इंसान। अब ये टैक्सी प्लानिंग में क्या करे वो सुनो ध्यान से। इसने भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा टैक्स बच जाए? तो इसने वाइफ को मोहरा बनाया। इसने अपनी वाइफ को मोहरा बनाया। किस तरीके से मोहरा बनाया वो सुनो। इसने सोचा 2 दिन बाद मेरी वाइफ का बर्थडे है, एक काम करते हैं, ये जो ऊपर वाली बिल्डिंग है ना, 2 बिल्डिंग, ये मैं अपनी वाइफ के नाम कर देता हूं। ऊपर की 2 बिल्डिंग किसके नाम कर देता हूं? वाइफ के नाम। तो वाइफ खुश हो जाएगी कि मेरा हस्बैंड कितना दयालु है कि अपने नाम 4 फ्लोर थे, इसने 2 फ्लोर मेरे नाम कर दी, जबकि मैं इसकी अपनी हूं, फिर भी ये ऐसा मतलब मेरे लिए कर रहा है। तो वाइफ तो कितना खुश हो जाएगी, 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी। आज रात का खाने से अच्छा मिलेगा इसका मतलब। ठीक है, अब ये अपनी वाइफ के, यहाँ मैं WW लिख रहा हूँ, ठीक है, अब WWF नहीं, WW, ठीक है, वाइफ, ठीक है। अब ये WW मतलब होता है वाइफ। अब हुआ ये कि इसने अब अपने फ्लोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 फ्लोर उसके हैं, 2 फ्लोर वाइफ के हैं। इसका मतलब लीगली तौर पे देखें तो मिस्टर हस्बैंड की इनकम जो है वो अब सिर्फ 20,000 है महीने की। यानी अब उसको रेंटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 20,000 × 12, जो कि कितनी है? 2,40,000।
और जो 2 फ्लोर है उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो किसकी मानी जाएगी, वाइफ की, क्योंकि वाइफ के नाम कर दिया गया है। तो अब वाइफ भी बोल रही है हाँ भाई 2 फ्लोर है तो 1 फ्लोर से 10,000 है, 2 फ्लोर से 20,000 हो गया, साल का हो गया 2,40,000 रुपए। तो दोनों की इनकम कितनी होगी, 2,40,000 2,40,000। जबकि पहले वाले सिनेरियो में सारी इनकम हस्बैंड की थी तो हस्बैंड को टैक्स देना पड़ा, वाइफ की कोई इनकम नहीं थी, वाइफ का 0 है। लेकिन अब की वजह से रातों रात बैठ के प्लानिंग कर ली, वाइफ के नाम कर दी। और जानते हो प्लानिंग क्यों की, क्योंकि इसको पता था 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। मैंने अभी भी नहीं बोला था कि 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसने कहा भाई अब तो मेरी इनकम 2.5 से नीचे है, यानी मुझे इसके ऊपर टैक्स कितना देना पड़ेगा, 0 रुपीस। और वाइफ की भी इनकम 2.5 लाख से कम है तो टैक्स कितना देना पड़ेगा, 0। लो भाई, ये तो मतलब ऐसा हुआ कि वाइफ भी खुश और बंदा भी खुश। वाइफ ये सोच के खुश मेरा हस्बैंड कितना दयालु है, मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दी, कितना बढ़िया इंसान है। और हस्बैंड ये सोच के खुश, अरे मन में सोचा हस्बैंड तेरे नाम प्रॉपर्टी की, तू तो मेरी है ना, कौन सी तू इधर उधर जा रही है, तू तो मेरी है, तो ये तो प्रॉपर्टी तेरे होते हुए भी मेरी मानी गई है ना। और टैक्स भी बच गया तुम्हारे कारण। सरकार ने कहा भाई अगर हम ऐसा सिस्टम कर दे भारत में, मतलब अगर लोग हर इंसान ये करने लगेगा, वाइफ का इस्तेमाल इस तरीके से करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। वी आर 145 करोड़ पीपल्स इन इंडिया, वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन के अंदर हम आते हैं, जिसके अंदर यूथ सबसे ज्यादा है। अगर हर यूथ, हर इंसान अगर टैक्स प्लानिंग इस तरीके से करने लगे तो सरकार का रेवेन्यू लॉस होगा नहीं होगा, आप बस मुझे इतना बता दो। यस सर, सरकार का बहुत तगड़े लेवल पर रेवेन्यू लॉस होगा। जब सरकार को पता चला कि लोग भाई साहब वाइफ के नाम प्रॉपर्टी करके अपनी इनकम ना दिखा के वाइफ की इनकम में सर्कुलेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में सरकार ने नियम कानून बनाए कि भाई ऐसा है कि अगर इस टाइप की कोई करामत पकड़ी जाएगी और वो ट्रांसफर जेन्युइन ट्रांसफर नहीं है, जेन्युइन ट्रांसफर का मतलब होता है जैसे वाइफ के लिए जरूरी था प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना तो चलो ठीक है, लेकिन तुम जानबूझ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो सो दैट अपने इनकम टैक्स को तुम सेव कर पाओ, तो भाई ऐसे में भले ही प्रॉपर्टी वाइफ के नाम है, भले ही प्रॉपर्टी वाइफ के नाम है, भले ही ये इनकम वाइफ की है, लेकिन ये इनकम वाइफ की नाम मान के तुम्हारी इनकम में ऐड कर देंगे, तुम्हारी इनकम में ऐड कर देंगे, क्योंकि तुमने ये इनकम डाइवर्ट की है टैक्स की चोरी करने के लिए। तो ऐसे में ये इनकम वाइफ की इनकम ना मान के तुम्हारी इनकम में हम ऐड करवा देंगे। और ऐड करवाना मीन्स होता है क्लब, क्लब मतलब होता है ऐड, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये वाला पार्ट। तो क्लबिंग ऑफ इनकम आप लोगों को समझ आया। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है जब इंसान कोई टैक्स की चोरी करने के पर्पज से अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, किसी और की इनकम बनाने की कोशिश करता है, तो सरकार कहती है भले ही वो किसी और की इनकम है लेकिन ये तुम्हारी इनकम में ही जोड़ दी जाएगी और अकॉर्डिंगली टैक्स को निकाला जाएगा। भले ही ये प्रॉपर्टी वाइफ का नाम है, ये 2,40,000 वाइफ की ही इनकम है, बट क्योंकि तुमने ये जो इनकम वाइफ के नाम की है इसके पीछे मकसद तुम्हारा टैक्स चोरी करने का था, इसलिए ये इनकम वाइफ की इनकम ना मान के तुम्हारी इनकम में जोड़ दी जाएगी। तो तुम्हारे 5 हेड के अंदर ये वाली इनकम भी ऐड हो जाएगी। बोलो अब आपको क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन समझ आया। वैसे ये पूरा सेपरेट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी जितना जिक्र हो रहा है उससे आपसे आप मुझे बताइए क्लियर हुआ कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम होता है कि जब हम हमारी इनकम को कम करने की कोशिश करते हैं और ये इनकम किसी और की बना देते हैं और सरकार को पता चल जाए, तो ऐसे में सरकार कहती है उसकी इनकम तुम्हारी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। अच्छा, वाइफ कहीं और से भी कमा रही होगी, वो वाली इनकम नहीं, वो इनकम जो तुमने चोरी करने के पर्पज से की, सिर्फ वो वाली इनकम तुम्हारी इनकम में क्लब कर दी जाएगी। बोलो समझ आइए इतनी बात। यस सर। इसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, सेक्शन 65 to 70, नहीं ये वाला जो है ये सेक्शन 70 to 74 है, ठीक है। ये चीज यहां पर माइनस होती है। अब सर हमें ये नहीं समझ आया, अरे अभी समझा रहा हूं ना भाई, टेंशन मत लो, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को नोट करना तो कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए ये क्या होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुना वो एग्जांपल। मान लो कि मेरा एक बिजनेस है क्लोथ का, ठीक है, और मेरा दूसरा बिजनेस है मान लो वाटर सप्लाई का, मैं पानी की बोतलें सप्लाई करता हूं, वाटर सप्लाई। क्या होता है एक इंसान के मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं,
मान लो कि उसे क्लोथ के बिजनेस से इस बार 2 लाख का नुकसान हो रहा है, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है माइनस 2 लाख का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बट वाटर सप्लाई के अंदर इसको 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 लाख की इनकम हो रही है। तो सरकार ये बोलती है कि भाई देखो, जो तुम्हें लॉस हुआ है ना, जो तुम्हें लॉस हुआ है ये तुम अपने दूसरे बिजनेस से माइनस करवा सकते हो। सर फायदा, अरे बहुत फायदा भाई। अगर सरकार ने ये प्रोविजन ना बनाया होता तो मेरी इनकम कितनी मानी जाती, 5 लाख, मुझे टैक्स किस पर देना पड़ता, 5 लाख पे। अब अगर सरकार बोलती है मैं इसको सेट ऑफ करा सकता हूँ, माइनस करा सकता हूँ, तो अब मेरी इनकम कितनी बन जाएगी, 3 लाख। जब ऑन पेपर मेरी इनकम कम दिखाई जाएगी तो टैक्स भी तो कम बनेगा ना। बोलो समझ आ रही बात, टैक्स भी तो कम बनेगा। तो हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सेट ऑफ हो, और सरकार ने कहा टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए अच्छे ही रूल बनाएंगे, कुछ खराब नहीं चाहते तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो हम सेट ऑफ करवाएंगे। और जब आप एक बिजनेस के लॉस को दूसरे बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ कराते हो तो इसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं बताओ, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जब आप एक बिजनेस के या एक सोर्स ऑफ हेड के दूसरे अपने ही सेम हेड से उसको सेट ऑफ करा लेते हो तो वो क्या कहलाती है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो मेरी 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी से तो इनकम हो रही है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से मुझे लॉस हो रहा है। तो ऐसे में मैं मेरे उस लॉस को अपने दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करा सकता हूँ, माइनस करा सकता हूँ। उस एडजस्टमेंट को बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। बोलो क्लियर है। सर अगर मान लो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी से भी लॉस हो रहा है, मान लो जैसे यहां से इस बिजनेस से 2 लाख का लॉस हो रहा है और वाटर सप्लाई से भी 5 लाख का लॉस हो रहा है, दोनों से ही लॉस हो रहा है, तो भाई अब आप दूसरे से सेट ऑफ तो करा ही नहीं पाओगे, सेट ऑफ तो करा ही नहीं पाओगे। तो सरकार ने कहा आप एक काम करिए, आपका टोटल लॉस कितना हो गया, सर हमारा टोटल लॉस है 7 लाख रुपए का, तो ये 7 लाख रुपए तुम अगले साल जब बिजनेस करोगे तो उससे जो तुम्हारी कमाई होगी आप उससे माइनस कर लेना। इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कैरी फॉरवर्ड कर देना। क्योंकि इस साल तो आप अपनी इनकम से माइनस नहीं करा पाए, इस साल तो तुम्हारा पूरा 7 लाख का लॉस था, कोई इनकम थी ही नहीं जो माइनस करवा पाते। अगर करवा लेते माइनस तो उसे सेट ऑफ बोलते, और अब की बात तो कोई इनकम है नहीं, पूरा पूरा प्योर लॉस है, तो तुम इसको ना अगले साल वाली इनकम से माइनस करवा लेना, तो अगले साल लेकर जाओगे कैरी फॉरवर्ड। क्या, कैरी फॉरवर्ड। बोलो समझ रहा है। तो अगर आप इस साल की बात करोगे तो इस साल आपका होगा सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है कि आप सेम हेड से उसे माइनस करवा दो, और अगर सेम हेड से नहीं हो पा रहा तो किसी और हेड से करवा दो। जब किसी और हेड से कराते तो उसे इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं, इंट्रा नहीं, क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। और अगर वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, पहले तो कोशिश करो इंट्रा करवा दो, और अगर इंट्रा नहीं हो पा रही तो इंटर करवा लो, और अगर इंटर किसी और इनकम से भी नहीं हो पा रहा तो उसे फिर तुम कैरी फॉरवर्ड करो। क्या करो, फिर कैरी फॉरवर्ड करो। तो अगर तुम्हारा कोई सेट ऑफ है या कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का सेक्शन 17 से 74 के अंदर, तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि लॉस है इसलिए ये माइनस हो गई, ये इनकम नहीं जो प्लस हो जाए, ठीक है। तो जब हम हमारे टोटल हेड्स ऑफ इनकम में ये 2 चीजें प्लस माइनस कर देते हैं, ये 2 चीजें प्लस माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास चीज निकल के आती है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं बताओ, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। शॉर्ट में इसको GTI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, GTI, ठीक है। इसका जो हमारे पास सेक्शन होता है दैट इज 85B, ठीक है, ये सेक्शन है ग्रॉस टोटल इनकम का। यानी ये 5 हेड को जोड़ के हम क्लबिंग को ऐड करेंगे, सेट ऑफ को माइनस करेंगे, तो हमको निकल के आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कंप्यूटेशन शीट में जो इनकम है अगर वो ज्यादा आ रही है तो हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। सर कैसी बच्चों वाली बात पूछो, अगर इनकम ज्यादा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स हमें ज्यादा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, टैक्स भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर हमारी कंप्यूटेशन शीट के अंदर ये इनकम कम बन रही है तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कम देना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी GTI आ गई, अभी भी मैं बड़ा दिक्कत में हूँ। मैं सोच रहा हूँ काश कुछ ऐसा हो जाता कि मेरी GTI और कम हो जाती। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरी GTI और कम हो जाती, बड़ा मजा आता। तो सर क्या हम ऐसा पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं अपनी GTI को कम? यस
इट मे बी पॉसिबल। सर हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए पॉसिबल ऐसे, सरकार ये बोलती है देखिए हमारा काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करवाना, और एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही तो जुडिशरी के पास लेकर जाना। चलो मैंने ज़्यादा ही टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर ली, मैं सिंपल भाषा में बात बता रहा हूँ। सरकार कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने का काम तो सरकार का है। बिल्कुल सही है, इसमें नई चीज़ क्या थी, सरकार का ही है। और अगर वो काम कोई इंसान कर दे, कोई पर्सन कर दे, तो हम उसको इंसेंटिव देंगे। सर अभी भी ना क्लियर नहीं हुई है, चलो मेरी बात और सुनो। ये बताओ रोड बनाने का काम किसका है? सर ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब मान लो रोड बनाने के लिए सरकार को पैसों की ज़रूरत है, और आप रोड बनाने वाली जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, आप उनको फंडिंग में हेल्प कर दो, आप उनको फंडिंग में हेल्प कर दो, तो क्या लगता है सरकार आपको कुछ इंसेंटिव देगी नहीं देगी? हाँ सर, सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए। तो सरकार ये बोलती है कि अगर जिस काम को करने का राइट हमको है, हमको करना चाहिए, बट तुम उछल उछल के उस काम को कर रहे हो, यानी सरकार का बर्डन कुछ लेवल तक तुम कम कर रहे हो, सरकार की बताई हुई चीज़ों पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे में सरकार तुम्हारी जीटीआई को, ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर देगी। और ध्यान से सुनना, जितना जीटीआई तुम्हारा कम आएगा उतना ही तुम्हारा टैक्स भी कम बनेगा। तो मैं तो बीइंग असेसी हमेशा चाहूंगा मेरी जीटीआई ऑन पेपर कम आए। सर ये बातें क्या बोलते हो आप ऑन पेपर? देखो रियलिटी में चाहता हूँ मेरे पॉकेट में पैसा ज्यादा हो, लेकिन ऑन पेपर पैसा कम से कम लिखा हो, जिससे मुझे टैक्स कम देना पड़े। बिल्कुल सही कहा, टैक्स कम देना पड़े। तो मैं तो हमेशा चाहूंगा रियलिटी में पैसा दबा के मेरे पॉकेट में आए, लेकिन ऑन पेपर जब बात हो तो कम से कम शो किया जाए, सो दैट मुझे टैक्स भी कम देना पड़े। तो सरकार ने कहा कि अगर आप हमारी बताई हुई जगहों पर पैसा खर्च करोगे तो हम आपकी जीटीआई कम करवा देंगे, और उसको बोला जाता है डिडक्शंस। क्या बोला जाता है? डिडक्शंस। अंडर सेक्शन 80C to 80U, 80C से लेकर 80U तक के ये सारे हमारे सेक्शंस हैं, जिससे हमारी जीटीआई और ज़्यादा कम हो जाती है। सर एक बार ना डिडक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। देखिए क्या है, मैं आपको क्लियरिटी से बताऊं, वैसे पूरा सेपरेट चैप्टर है, बट क्योंकि अभी आप नए नए नन्हे मुन्ने राही बने हो, नए नए बच्चे हो, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, सो दैट थोड़ा माइंड हमारा क्लियर रहेगा। देखिए अभी आप ऐसे समझिए कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा, अभी हम यंग है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट टिप्स भी आपको देने वाला हूँ। अभी हम यंग है, नया नया खून है, जोश बहुत ज़्यादा है, तो हम काम बहुत मेहनत से कर पाते हैं, बहुत डेडिकेटेड होकर कर पाते हैं। लेकिन जब यही आपका बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, जब हम यंग होते हैं तो उस वक्त जब हमें सैलरी या कोई इनकम आती है ना, हम उसको दबा के उड़ाते हैं। हम मॉल्स में महंगी महंगी शर्ट खरीद रहे हैं, शूज़ खरीद रहे हैं, जो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू उन प्रोडक्ट से बना रहे हो। आपकी वैल्यू अपनी खुद की होनी चाहिए, प्रोडक्ट से वैल्यू नहीं बनानी चाहिए, बट आप फिर भी खरीदो कि मार्केट में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग महंगी महंगी शर्टें, वॉचेस की फोटोज डाल रहे हैं, आप भी उसी ट्रेंड में लग गए हो, आप भी आईफोन खरीदने में लग गए हो, तो आप महंगा महंगा पैसा खर्च कर रहे हो और आप कमा भी रहे हो दबा के, आप खर्च भी कर रहे हो दबा के। लेकिन सरकार ये कहती है जब बुढ़ापा आता है ना, तो उस वक्त एक एक पैसे के लिए आप मोहताज हो जाते हो, क्योंकि बुढ़ापे में आपसे काम नहीं होता। उस वक्त आप ऐसा सोचते हो कि काश जवानी के वक्त वो पैसा उड़ाया ना होता और हमने कहीं किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो बुढ़ापे में आज उसी फंड से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होता, या वही फंड का पैसा मुझे इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा होता, तो मेरे बुढ़ापे में मेरे ना काम करने पर भी मुझे एक रेगुलर इनकम होती रहती और मेरा बुढ़ापा अच्छा कटता। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग यही करते हैं ना, इसीलिए गरीब गरीब बनता जाता है और अमीर अमीर, क्योंकि अमीर हमेशा अपने पैसों से पैसा बनाने वाली जगह पर लगाता है और गरीब हमेशा लायबिलिटी पर इन्वेस्ट करता है। यू ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स। अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं कार नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि कार खरीदना इज माई लायबिलिटी, बिकॉज वो मुझे कुछ कमा के नहीं दे रही है, उल्टा मुझे उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, हर साल उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। मैं तो भैया 10 लाख रुपए में 5 खरीदूंगा ई रिक्शा। कितने? 5 ई रिक्शा खरीदूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा हूँ। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो पहले बात तो 5 नहीं 7 ई रिक्शा आ जाएंगे, ठीक है? 7 ई रिक्शा आ जाएंगे और 7 ई रिक्शा पे मैं 7 ड्राइवर्स रखूंगा और उनको बोलूंगा कि भाई ऐसा है, तुम पूरे दिन चलाओ, मुझे शाम को 700 रुपये चाहिए। चलो 700 नहीं 500 रुपये चाहिए, मुझे एक दिन का किराया चाहिए 500 रुपये। कितने रुपए? 500 रुपये। और मेरे कितने ई रिक्शा है? 7 है, तो 7 ड्राइवर मुझे डेली का 3500 रुपये ला के देंगे। कितने रुपए डेली का?
3500 रुपये ला के देंगे। अब आप मुझे बताओ, अगर वो एक दिन में 3500 रुपये मुझे ला के देंगे, मतलब मेरी इनकम 3500 रुपये हो गई 10 लाख रुपए लगा के, तो एक महीने की कितनी हो गई? 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो भाई, कितनी हो गई? 1,05,000। यानी मैं महीने के कितने कमा रहा हूँ? 1,05,000 महीने के। साल के कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर दो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये इतना हुआ, और मतलब आप ऐसे समझिए ऑन एन एवरेज ये 12 लाख रुपए हो गए। एक साल में कितना हो गया ये मेरा? 12 लाख रुपए। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन देख लूं। 0 0 5 15 15 और 1 10। ठीक है, बिल्कुल सही। 12 लाख रुपए साल के, 12 लाख रुपीस। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने 10 लाख रुपए के साथ ई रिक्शा खरीदे, उससे मुझे इनकम हो रही है साल की कितनी? 12 लाख। अब आप मुझे बताओ, मुझे 12 लाख रुपए का रिटर्न मिल गया और 10 लाख के ई रिक्शा भी खड़े हैं मेरे पास, तो मेरी तो वेल्थ क्रिएशन हुई, मेरी इनकम भी आ गई और वेल्थ भी बनी हुई है ना? अच्छी बात है ना? अब मैं इन 12 लाख रुपए से आईफोन खरीदूंगा, अब इन मैं 12 लाख रुपए से एक कार खरीदूंगा ताकि मैं अपने शौक पूरे कर पाऊं। तो मेरे पास कार भी हो गई और ई रिक्शा है वो मुझे हर साल कमा कमा के दे रहा है, हर दिन कमा कमा के दे रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड बी अ इन्वेस्टमेंट स्कीम। सरकार कहती है दिमाग ऐसे लगाओ। और जो बेकार के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जैसे ही 10 लाख रुपए आते हैं वो एक बढ़िया सी एक कार खरीद लेते हैं, और ये वो पर्सनल कार है जो कुछ कमा के नहीं दे रही, उल्टा हर साल इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, उल्टा पेट्रोल लग रहा है उसको, उल्टा सर्विसिंग कॉस्ट लग रही है, कुछ कमा के नहीं दे रही है, और 10 लाख रुपए आपके बिल्कुल ब्लॉक हो गए जिसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। बल्कि करना क्या था, 10 लाख से ई रिक्शा खरीदते, तुम्हारे साल के 12 लाख रुपए मिलते हैं, इस इन्वेस्टमेंट इनकम से तुम कार खरीदते तो कार की कार भी आ जाती है और ई रिक्शा तुम्हें कमा कमा के भी दे रहा होता, दोनों काम होते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एसेट्स। ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी, राइट? सरकार भी यही बोलती है। सरकार कहती है फालतू में पैसा मत खर्च करो, कुछ LIC पॉलिसीज ले लो, कुछ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, ताकि कल को तुम सरकार को गाली ना दो कि सरकार ने हॉस्पिटल अच्छे नहीं बनवाए। तुमने मेडिकल पॉलिसी लोगे, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराओगे, सरकार को कम कोसोगे। तुमने LIC करा रखी होगी, आफ्टर योर डेथ आपके घर वालों को दर दर की ढोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। तो सरकार कहती है हमेशा अच्छी अच्छी जगहों पर पैसा क्या करो, इन्वेस्ट करो। और सरकार ने बना दिए कि अगर तुम इन जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम आपकी इनकम उस साल कम करवा देंगे, यानी हम आपको दे देंगे डिडक्शंस। बोलो क्या दे देंगे? हम आपको डिडक्शंस दे देंगे। समझ रही बात? सर क्या सेक्शन कैसे होते हैं? इसमें सेक्शन आपका 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD1, 80CCD2, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, फिर आपका आता है 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB, फिर आपका आता है 80C, 80U, ठीक है, 80TTA, 80TTB, 80JJAA, मतलब बहुत सारी डिडक्शंस हैं। सरकार ने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाई है। अगर आप इन जगहों पर पैसा लगाओगे तो हम आपकी GTI उतने रुपयों से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शंस दे देंगे। कौन से सेक्शन में? 80C से 80U के अंदर। अच्छी बात है ना? सरकार कह रही है देखो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी होगी, तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहेगा, और तुम्हारी इनकम ऑन पेपर हमने कम करवा दी तो तुम्हारा टैक्स भी बचेगा। अब यानी जो माइनस करके हमारे पास फिगर आएगी, दैट इज कॉल्ड नेट टोटल इनकम। इसको हम बोलेंगे NTI। और आप जानते हैं इसी NTI के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। ये जो हमने नेट टोटल इनकम निकाला ना, इसी नेट टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। ये जो नेट टोटल इनकम है ना, इसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। यानी अब हमने वो इनकम कंप्यूटेशन शीट सीख ली है जिसके ऊपर हमको क्या देना पड़ेगा, अपना इनकम टैक्स पे करना होगा। ठीक है, ये हमारी शीट पूरी तैयार हो गई है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हमने जितना किया उसको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको हमारी इनकम निकालनी होती है। इनकम को निकालने के लिए सरकार ने सेक्शन नंबर 14 बनाया है जिसको हम बोलते हैं टोटल हेड्स ऑफ इनकम। सरकार ने सेक्शन 14 में बोला अ पर्सन हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम बट दे हैव ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। सेक्शन 15 to 17 इसमें वो इनकम रखी जाती है जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिल रही है, फिर चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो पर क्रेडिट की फॉर्म में, चाहे वो अलाउंस की फॉर्म में, सब्सिडी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, वो आपकी सैलरी मानी जाती है। दूसरी इनकम होती है इनकम अंडर द हेड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 to 27।
अगर असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर है, उसमें उसने उसके किराएदार रखे हुए और उस किराएदार से उसे कोई एनुअल वैल्यू या रेंटल वैल्यू रिसीव हो रही है, तो वो कहलाएगी उसकी इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे हेड बोलते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हैं या आप एक प्रोफेशनल है जो सर्विस रेंडर्ड कर रहे हैं, अगर आपने अपने धंधे से या प्रोफेशन से कोई इनकम कमाई है तो वो आपके इनकम अंडर द हेड्स ऑफ PGBP में चली जाएगी। फिर चौथी इनकम होती है जिसको बोलते हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन्स। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी कोई भी कैपिटल एसेट्स को बेचकर आपने ओकेजनली कोई पैसा कमा लिया तो वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम बन जाएगी, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 45 टू 55A। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है जिसको रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम बोलते हैं, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 टू 59। इसमें क्या होता है कि जो 4 हेड्स में नहीं आ पाया वो सब के सब हमारे 5वें हेड के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम इन पांचों हेड्स को जोड़ते हैं तो हमको निकल के आता है ग्रॉस टोटल हेड्स ऑफ इनकम। अब इस टोटल हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हम एक चीज़ प्लस करते हैं, एक चीज़ माइनस करते हैं। हम प्लस क्या करते हैं कि कभी कभी असेसी क्या करता है, अपनी इनकम टैक्स को कम दिखाने के लिए अपनी इनकम को कम दिखाने की कोशिश करता है, और इनकम को कम करने के लिए वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करता है इस तरीके से ताकि सरकार को वो पागल बना पाए, वो अपनी इनकम को किसी और की इनकम में ट्रांसफर करवा देता है। तो ऐसे में सरकार ये कहती है ये तो तुम्हारी ही तो इनकम है जो तुमने किसी और को दे दी है, तो वो किसी और की इनकम तुम्हारी इनकम में हम ऐड कर देंगे। दैट मींस क्लबिंग ऑफ इनकम, सेक्शन 60 टू 65। फिर हम माइनस करेंगे। अगर तुम्हें कोई लॉस हुआ, सरकार कितनी अच्छी देखो कहती है अगर तुम्हें इनकम होगा तो भी हम टैक्स लेंगे, और अगर लॉस होगा तो उससे तुम्हारी इनकम कम कर देंगे ताकि टैक्स कम बने, क्योंकि तुम्हें लॉस हुआ है, तुम्हारे साथ सरकार खड़ी है बिल्कुल। तो अगर तुम्हें कोई लॉस होता है और तुम उसी साल किसी और मतलब सेम हेड से उसे सेट ऑफ करा लेते हो तो वो कहलाती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। और अगर हमारी उसी हेड से नहीं हो पाती, किसी और हेड से माइनस कराते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इस टाइप का कोई भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो हमारी क्लबिंग ऑफ इनकम से माइनस हो जाता है। और जब हम टोटल हेड ऑफ इनकम में क्लबिंग को ऐड करते हैं, सेट ऑफ को माइनस करते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है GTI यानी ग्रॉस टोटल इनकम। हम उसमें माइनस करते हैं डिडक्शंस। डिडक्शन क्यों माइनस करते हैं? सरकार ये कहती है आपने अलग अलग जगहों पर पैसा अपना इन्वेस्ट किया है तो सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, सरकार आपको इंसेंटिवाइज करना चाहती है, इंसेंटिव देना चाहती है। आपने बहुत ही अच्छा काम किया, जो काम सरकार का था वो काम आपने खुद किया है, अपनी सुरक्षा आपने खुद की है, अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम आपने खुद बनाई, अपने बुढ़ापे का आपने बहुत ही तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट आज जवानी में किए। तो इस टाइप का अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं सरकार आपको इंसेंटिवाइज के रूप में आपको डिडक्शंस देती है सो दैट आपकी इनकम कम आए, और कम इनकम पे आपका टैक्स भी थोड़ा कम बनेगा। तो डिडक्शन का जो सेक्शन है वो हमारा 80C से 80U तक है। जब माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है नेट टोटल इनकम, और यही वो NTI है जिसके ऊपर हम अपने पास अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें सारी? अब सुनो मेरी बात। ये जो आप NTI देख रहे हो ना, यानी नेट टोटल इनकम, देखिए क्या होता है कि सरकार ने इसके लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है। वो सेक्शन क्या है देखो, सेक्शन है हमारा 288A, सेक्शन 288A। दोस्तों पहले मैं एक बार लिख लूं फिर आपको समझाऊं, 1 मिनट लगे बस, मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको प्रॉपर समझाऊंगा। हम लिखेंगे नेट टोटल income should be rounded off in the multiple of ₹10 if the last digit is ₹5 or more. Select higher multiple of ₹10 and if the last digit is less than 5, select
लोअर मल्टीपल, सेलेक्ट लोअर मल्टीपल ऑफ ₹10। बस एक लाइन और बची, फिर समझाऊंगा। फॉर दिस पर्पस पैसा शैल बी, फॉर दिस पर्पस पैसा शैल बी इग्नोर्ड। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये सेक्शन 288A क्या बोलता है। देखिए सेक्शन 288A का जो लिंक है ना वो एनटीआई से है, नेट टोटल इनकम से। देखिए कितना खराब होगा अगर यहाँ पर हमारी फिगर बहुत खराब तरीके से लिखी हो, मतलब उसमें लास्ट में कोई जीरो ना हो, कोई डिजिट बड़ी ऊट पटांग हो, तो उस पर टैक्स भी निकालना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सरकार ने बड़ा सिंप्लीफाई एक रूल बना दिया और सरकार ने कहा भाई बात सुनो, बात ये है कि तुम्हें अपनी नेट टोटल इनकम को ना 10 के मल्टीपल में लिखना है। सर 10 का मल्टीपल क्या होता है ये बताओ, 10 के मल्टीपल में जीरो कितने होते हैं? 10 में कितने जीरो होते हैं? एक होता है ना, यानी लास्ट में सरकार को एक जीरो चाहिए। नेट टोटल इनकम का जो लास्ट डिजिट है उसमें सरकार को जीरो चाहिए, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए टैक्स को निकालना। ये पैसा वैसा नहीं गवर्नमेंट यूज करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए यहाँ पर एग्जांपल ये है कि मान लो कि एक इंसान की जो नेट टोटल इनकम है दैट इज 20 लाख ये 7786.90 ये है 20,87,786.90 रुपीज़ एनटीआई है। अब सरकार इस पर टैक्स निकालेगी तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ऊट पटांग से है। इस वजह से सरकार ने देखो पहली बात तो ये है कि हम पैसे को पूरा इग्नोर करेंगे। ये देखिए सरकार कह रही है कि हम सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो पैसा है ना उसको टोटली इग्नोर करेंगे, उसको हटा दो, पैसे को हटा दो, पैसा काउंटिंग में नहीं लाएंगे। आपकी लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 6 है, जो कि होनी जीरो चाहिए, क्योंकि हमें मल्टीपल किसका चाहिए 10 का चाहिए। तो आप एक काम करिए, आप ये बताइए 86 है ना लास्ट में, ये लास्ट वाली फिगर 5 ये जो 86 है ना 86 का लोअर मल्टीपल 10 का क्या होगा बताओ 80 रुपए, और 86 का हायर मल्टीपल क्या होगा 90 रुपीज़, है ना। 10 के अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो 86 से पहले लोअर मल्टीपल 80 आएगा और हायर मल्टीपल 90 आएगा। ये आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। ये बताओ लास्ट डिजिट तुम्हारी 5 या 5 से ज्यादा है या नहीं है? ये सर 6 है जो कि 5 से ज्यादा है। तो अगर लास्ट डिजिट तुम्हारी 5 या 5 से ज्यादा है तो तुमको हायर मल्टीपल लेना है, दैट इज 90। यानी तुम इस चीज को ऐसे मत लिखो, इस चीज को ऐसे लिखो 87,790 और इस पर तुम टैक्स दो। यानी तुम्हारी जो एनटीआई ये आई थी ना, सरकार इसको ये मानेगी और इस पर टैक्स लेगी। अरे समझ में आ रही बात? सरकार तुम्हारी एनटीआई ये नहीं मानेगी, सरकार तुम्हारी एनटीआई ये वाली मानेगी। और क्यों मानेगी? क्योंकि सेक्शन 288 इसके ऊपर लग रहा है। सेक्शन 288 यही बोलता है, पढ़ो देखो, नेट टोटल इनकम शुड बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ ₹10। जो एनटीआई है वो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। 10 का मल्टीपल मतलब लास्ट में एक जीरो होना चाहिए। 2 3 4 हो जीरो और अच्छी बात है, बट एक जीरो लास्ट में होना जरूरी है, 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर हमारी लास्ट डिजिट 5 है या 5 से ज्यादा है तो हमको हायर मल्टीपल लेना है। आप यहां पर देखिए 86 का लोअर मल्टीपल 80 होगा और 86 का हायर मल्टीपल 90 होगा। तो हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 6 है जो कि 5 से ज्यादा है, इसीलिए हमने हायर मल्टीपल लिया था, 90 लिया था। समझ रही बात? तो वही लिखा हुआ है, इफ द लास्ट डिजिट इज ₹5 और मोर सेलेक्ट हायर मल्टीपल ऑफ ₹10। और अगर हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम है, 5 से क्या है कम है, तो आपको लोअर मल्टीपल सेलेक्ट करना है और इस पर्पज से आपको पैसा इग्नोर करना है। पैसा शैल बी इग्नोर। देखिए हमने पैसे को टोटली इग्नोर कर दिया। एग्जांपल समझ रहा है? एक और एग्जांपल लेता हूं और क्लैरिटी हो जाएगी। आपकी बार एग्जांपल में है, लेट सपोज 7,50,854.87। अब बताइए क्या माने? सर पहले तो ना उस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा है ना आपने, फॉर दिस पर्पस पैसा शैल बी इग्नोर्ड एज पर सेक्शन 288A। यस बिल्कुल सही कहा। मैं पैसे को हटा दूंगा। लो भाई 7,50,854.87 के अंदर पहले मैंने पॉइंट हटा दिया। अब देखिए लास्ट में क्या जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है, जबकि हमारा रूल क्या बोलता है, नेट टोटल इनकम राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ ₹10। लास्ट में एक जीरो होना जरूरी है, जो कि फिलहाल अभी
जो कि फिलहाल अभी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, 54 का लोअर मल्टीपल क्या होता है 50 और हायर मल्टीपल क्या होता है 60, है ना। 54 का लोअर मल्टीपल 50 और हायर मल्टीपल 60 होगा। अब आप ये देखिए कि लास्ट डिजिट क्या है 4, लास्ट डिजिट क्या है 4, जो कि 5 से कम है, 5 से क्या है कम है। तो आप क्या लेंगे लोअर मल्टीपल, 5 से कम है ना, लोअर मल्टीपल लो। लोअर मल्टीपल कितना है 50, तो आपका जो एनटीआई वो बन जाएगा 7,50,850 रुपए। कितना बन जाएगा 7,50,850 रुपए। अब हम इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, सरकार ने ऐसा क्यों किया, ताकि ये ऊट पटांग से क्वेश्चन ना बने, फिर उस पर टैक्स भी ऊट पटांग बनेगा, तो ऐसा ना बने, इसीलिए सरकार ने सेक्शन 288A को इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है। तो 288A क्या था कि जो हमारी नेट टोटल, जीटीआई नहीं, नेट टोटल इनकम, इसी को टोटल इनकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी टोटल इनकम लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, एनटीआई को ही हम टोटल इनकम भी बोलते हैं। एनटीआई को ही हम क्या बोलते हैं टोटल इनकम। तो वही है, नेट टोटल इनकम राउंडेड ऑफ होना चाहिए 10 के मल्टीपल में। अगर लास्ट डिजिट मेरा 5 या उससे ज़्यादा है तो हायर मल्टीपल है, और अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो मेरा लोअर मल्टीपल चलेगा। और इस पर्पज से पैसे को मुझे पूरा इग्नोर करना है। बोलो समझ आई बात। तो आप मुझे ये बताइए, सेक्शन नंबर 14 आपको क्लियर है, टोटल हेड्स ऑफ इनकम वाला, कोई डाउट तो नहीं है। तो टोटल हेड ऑफ इनकम में क्या था, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी सेक्शन 15 से 17, इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से 27, इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी सेक्शन 28 टू 44 डीबी, इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55A, इनकम अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59। पांचों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, टोटल हेड्स ऑफ इनकम आती है। फिर हम ऐड करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 टू 65, माइनस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज सेक्शन 70 टू 74। फिर आता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस करते हैं डिडक्शन सेक्शन C टू 80U। फिर हमारे पास आ जाता है नेट टोटल इनकम, और उसमें से अच्छा अब क्या करोगे आप, नेट टोटल इनकम आ गई ना। अब जो आपका एनडीए आया है इसी के ऊपर अब हम क्या निकालेंगे, अपना टैक्स निकालेंगे। बोलो समझ रहा है दोस्तों। अगर आप ये वाले नोट्स चाहते हो ना, तो ये सारे के सारे नोट्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। एक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है टैक्स अड्डा, प्रो टैक्स अड्डा, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बोलो क्लियर है ना सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा आपको, राइट। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।